हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 11। दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारा टर्म है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। What is foreign exchange rate? It is the measurement of the number of units of one currency which are to be exchanged in the foreign market to take one unit of another। मतलब किसी दूसरी कंट्री की करेंसी की एक यूनिट लेने के लिए आपको अपनी कंट्री की कितनी यूनिट्स देनी है, अपनी कंट्री की करेंसी की कितनी यूनिट्स देनी है। क्लियर हो गया? मैं रिपीट कर देता हूं। इट इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच आर टू बी एक्सचेंज इन द फॉरेन मार्केट टू टेक वन यूनिट ऑफ अनदर। दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हम $1 के लिए, $1 के लिए हमको 85 रुपीज देने हैं, तो इसका मतलब व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर? 85 रुपीज। क्लियर हो गया? तो मीनिंग इज डन। नाउ पॉइंट इज व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच इज डिटरमाइंड बाय द टू मार्केट फोर्सेज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या बोला मैंने आपको? फ्लेक्सिबल क्या होता है? It is determined by two market forces called demand and supply. That is what called flexible exchange rate. इसको floating rate, इसको क्या बोलते हैं? floating rate भी बोलते हैं, इसको आपका free exchange rate भी बोलते हैं और par rate भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? par rate। par rate where demand and supply intersects। क्लियर हो गया? इसको floating rate भी बोलते हैं और इसको free exchange rate भी बोलते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि आपका ये डिटरमाइन कैसे होगा। देखिए यहां पे हमने क्या लिया? एक्सचेंज रेट। क्या लिया? एक्सचेंज रेट। और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। और क्वांटिटी किसके लिए भी बताइए? डॉलर की। तो अब देखिए ये डिमांड है, दिस इज डिमांड। आपने कहा सर ये डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि डाउनवर्ड इसलिए है कि एक्सचेंज रेट का और डिमांड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स। आपने कहा सर इनवर्स क्यों? क्योंकि जब इसका रेट बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। और सप्लाई कैसी है इसकी? अपवर्ड स्लोपिंग। आपने कहा सर अपवर्ड क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। अगर बीइंग ए सेलर, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आप ज्यादा बेचोगे, बीइंग द सेलर अगर आप बेचते हो तो। और अगर मान लीजिए उसका रेट कम हो जाएगा तो आप कम सेल करोगे क्योंकि उससे आपको लॉस होगा, बीइंग द सेलर। नाउ पॉइंट कम्स कि अगर ये यहां पर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो ये क्या है? दिस इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या है ये? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। आपने कहा सर अगर ये रेट ऊपर चला जाए तो क्या होगा? अभी ये आर है, अगर ये यहां चला जाता है R1 तो ये कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा? एक्सेस। बताइए, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब यहां पर सप्लाई ज्यादा है डॉलर की और डिमांड कम है, तो उस केस में यहां पर एक्सचेंज रेट गिरेगा। क्या गिरेगा? एक्सचेंज रेट डाउन होगा। तो डाउन होगा तो डिमांड में क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन। और सप्लाई में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो अल्टीमेटली ये रेट यहां पर मीट करेगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर मान लीजिए, देखिए अगर यहां पे डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई ज्यादा है तो किसमें कॉम्पिटिशन है? सेलर्स में। तो सेलर्स क्या करेंगे? बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेट को गिराएंगे, और जब रेट गिरेगा तो डिमांड में एक्सटेंशन आ जाएगा या एक्सपेंशन आ जाएगा, और सप्लाई में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो अल्टीमेटली यहां रेट डिटरमाइन होगा। और अगर रेट नीचे चला जाए, तो अगर रेट नीचे चला जाएगा तो इसका क्या बोलेंगे हम? R2। ये कौन सी सिचुएशन है आपकी? एक्सेस। बताइए, एक्सेस डिमांड। और जब डिमांड एक्सेस होती है तो रेट अल्टीमेटली ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि अब कॉम्पिटिशन किसके बीच में है? बायर्स के बीच में। बायर्स के बीच में। तो बायर्स को किसको अट्रैक्ट करना है? सेलर्स को। और सेलर्स कब अट्रैक्ट होंगे? जब रेट बढ़ेगा। तो जब रेट बढ़ेगा तो डिमांड में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और सप्लाई में क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन। तो अल्टीमेटली रेट फिर दोबारा से ऊपर आ जाएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट्स। क्लियर हो गया? नाउ द पॉइंट कम्स इंपैक्ट ऑफ चेंज इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ जाए डॉलर की तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप यहां देखिए, ये हमारा डिमांड है और ये हमारा, देखिए ये डिमांड है और ये क्या है? हमारा सप्लाई है। और यहां पे हमने क्या ले लिया? एक्सचेंज रेट। बोलिए क्या लिया? एक्सचेंज रेट। और यहां पे हमने क्या लिया? यहां पे लिया क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी? ऑफ डॉलर। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था, R। क्या था ये? एक R, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब अचानक डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डिमांड शिफ्ट टू द राइट। तो डिमांड अगर राइट में शिफ्ट कर गया तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो E था, अब वो कहां बन गया? कहां चला गया? E1। कहां चला गया? E1। तो हम देखते हैं कि हमारा डॉलर यहां पे महंगा हो गया। अब क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर का रेट क्या हो गया? ऊपर चला गया।
डॉलर का ऊपर जाना, डॉलर का ऊपर जाना, इसका मतलब रुपी क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, वेरी गुड, डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, हाँ इसको बोलेंगे डेप्रीशिएशन, क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन ऑफ होम करेंसी। देखो डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ा तो रुपी क्या हो गया, डेप्रीशिएट कर गया, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वीक हुआ है तो डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन अगर हुआ है तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, अब पता है क्यों, क्योंकि अगर हमारा रुपी वीक हो गया तो उन लोगों के लिए हमारी मार्केट अट्रैक्टिव हो गई। हमारा रुपी वीक होने का मतलब है $1 के बदले उनको ज्यादा रुपी मिलेगा, तो इसका मतलब वो हमसे ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर इंपोर्ट का क्या होगा, इंपोर्ट आपके कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों के लिए उनकी मार्केट महंगी होगी। डन। चलिए अब हम चलते हैं, अगर हमारा डिक्रीज इन डिमांड हो जाए, यहां पे हमने क्या लिया, बोलो जल्दी जल्दी, एक्सचेंज रेट, यहां पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी, क्वांटिटी किसके लिए हमने, डॉलर की, ये क्या है बताइए, डिमांड, ये क्या है हमारा सप्लाई, ये क्या है हमारा आर, और ये क्या है हमारा क्यू, ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। अगर हमारा डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट कर जाए जी D1, तो डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट करने से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आ गया, E1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कम हो गया। एक्सचेंज रेट कम होने का क्या मतलब है कि डॉलर वीक हो गया, क्या हो गया, डॉलर वीक हो गया। अगर डॉलर वीक हो गया तो रुपी स्ट्रांग हो गया, तो जो होम करेंसी है या डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक को हम रुपी मान रहे हैं, डोमेस्टिक जो करेंसी है, जैसे ही डॉलर वीक होगा तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएशन ऑफ होम करेंसी। और जब होम करेंसी एप्रिशिएट हो गई मतलब डॉलर मजबूत, रुपी मजबूत हो गया, डॉलर वीक मतलब रुपी स्ट्रांग, तो जब रुपी स्ट्रांग होगा तो हम लोगों के लिए उनकी मार्केट सस्ती हो गई तो हम इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे, बट उन लोगों के लिए हमारी मार्केट महंगी हो गई तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, बोलिए जल्दी से, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट जो हैं वो बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। क्लियर हो गया, यहां एक्सपोर्ट बढ़े थे, यहां एक्सपोर्ट घट जाएंगे, यहां इंपोर्ट घटे थे, यहां इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गए। अब आप देखिए, अभी मैंने एक इंपैक्ट दिखाया था किसका, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अब हम बात करेंगे किसकी, बताइए, अब हम बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिया, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, एक्सचेंज रेट, और यहां पे मैंने क्या लिया, क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी बताइए, डॉलर की, तो ये क्या है हमारा डिमांड, ये सप्लाई, डिमांड, ये क्या है हमारा सप्लाई, ये यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या है ई या क्यू, और ये क्या है ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमारी सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई S1 हो गई, सप्लाई के बढ़ने से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे की तरफ आ गया, और नीचे की तरफ अगर आया तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बोलो, गिर गया, क्या हो गया, गिर गया, और क्वांटिटी बढ़ गई। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर वीक हो गया, डॉलर वीक होने का मतलब रुपी क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो एप्रिशिएशन, क्या बोलेंगे इसको, हाँ, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। देखो अगर आपकी डिमांड घट जाती है, डिमांड घट जाती है डॉलर की, तब भी डॉलर वीक हो जाता है, और अगर सप्लाई बढ़ जाती है डॉलर की तब भी वो वीक हो जाता है। तो अगर ये वीक हो गया है तो क्या होगा हमारे एक्सपोर्ट्स, बताओ जल्दी से बोलो, हमारे एक्सपोर्ट्स का क्या होगा, देखो हाँ, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज करेंगे और इंपोर्ट्स क्या करेंगे, इंपोर्ट्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहां देखते हैं, यहां पे हमने लिया एक्सचेंज रेट, क्या लिया बोलो, एक्सचेंज रेट, और यहां पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी किसकी, ऑफ डॉलर, तो ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये हमारा सप्लाई हो गया, और ये क्या है हमारा आर, और ये क्या है हमारा क्यू, ये क्या है हमारा बोलो ई, ठीक है। अब क्या हो गया, अब सप्लाई लेफ्ट में चलेगी, सप्लाई कहां चलेगी बोलो, सप्लाई के लेफ्ट में जाने, अच्छा डिमांड हो या सप्लाई हो दोनों ही राइट में बढ़ते हैं और दोनों ही लेफ्ट में घटते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारे क्लेम पॉइंट कहां गया, E1, कहां गया बोलो, E1। तो E1 पे हम देखते हैं कि हमारा डॉलर क्या हो गया बोलो, बढ़ गया, डॉलर बढ़ा, डॉलर बढ़ा तो रूपी क्या हुआ, वीक हो गया, तो क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन ऑफ होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक
करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, डेप्रिशिएट हो गई मतलब रुपी वीक हो गया, तो रुपी वीक हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? हाँ, एक्सपोर्ट्स तो जो हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे, और इंपोर्ट्स क्या होंगे? इंपोर्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो सारा फ्लेक्सिबल था, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, पार एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फिक्स, देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है, इसके अंदर एक मिंट पैरिटी वैल्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिंट पैरिटी वैल्यू भी कहते हैं। मिंट पैरिटी वैल्यू का मतलब होता है कि जब हमने इसके रेट को डिटरमाइन किसके थ्रू किया? इसके रेट को डिटरमाइन किया बाय द, जो हमारा मिंट पैरिटी वैल्यू का मतलब होता है थ्रू द गोल्ड। किसके थ्रू डिटरमाइन किया? थ्रू द गोल्ड, तो उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे हम पॉइंट आता है, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं, यहां पे हमने लिखा है, यहां पे एक्सचेंज रेट लिया, एक्सचेंज रेट, और यहां पे हमने क्या लिया? यहां पे हमने लिया क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी? डॉलर की। तो अगर रेट यहां डिटरमाइन हो रहा है, कहां डिटरमाइन हो रहा है? यहां पर। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ये रेट यहां रहेगा, मतलब आर नहीं रहेगा, R1 रहेगा, मतलब गवर्नमेंट इंटेंशनली इसको डिसाइड कर रही है, या कंट्री का जो सबसे बड़ा बैंक है वो डिटरमाइन कर रहा है कि रेट यहां नहीं रहेगा, रेट यहां रहेगा। तो अगर रेट यहां रहेगा तो ये कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है? एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो क्या होगा? यहां रेट गिर सकता है, पर गवर्नमेंट रेट गिरने नहीं देगी। अगर इन केस यहां रेट नीचे आने की कोशिश करेगा तो गवर्नमेंट अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनके थ्रू उसको बाय कर लेगी ताकि वो गिरे ना। क्लियर हो गया? तो यहां पर गवर्नमेंट को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मजबूत रखना है कि अगर देखिए अगर ये नीचे गिर गया तो फिर गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया उसका फायदा ही किया है। तो अच्छा ये बताइए, ये हुआ क्या? गवर्नमेंट ने रेट को थोड़ा ऊपर डिसाइड किया, R से R1 ऊपर डिसाइड किया, तो ये क्या है? रीवैल्यूएशन है या डिवैल्यूएशन है? गवर्नमेंट ने यहां पर रुपी को वीक किया है, तो इसका मतलब उन्होंने रुपी को वीक किया, डीवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे इसको? डीवैल्यूएशन, याद रखिएगा। तो डीवैल्यूएशन से भी वही सेम रहेगा। एक्सपोर्ट्स क्या होंगे बताइए? एक्सपोर्ट्स यहां बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स क्या होंगे? इंपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट होता है। मिंट पैरिटी वैल्यू भी कहते थे पहले। अब दूसरा एडजस्ट, ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, मिंट पैरिटी वैल्यू को मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हर कंट्री को अपनी करेंसी को गोल्ड की फॉर्म में बोलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यूके कहता है कि 1 पाउंड के पीछे 4 ग्राम गोल्ड रहेगा, यूएस कहता है $1 के पीछे 2 ग्राम गोल्ड रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 1 पाउंड इज इक्वल टू $2, क्योंकि भाई पाउंड के पीछे 4 ग्राम गोल्ड है और यूएस डॉलर के पीछे 2 ग्राम गोल्ड है, हम अज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होगा? 1 पाउंड इज इक्वल टू $2। तो इसको मिंट पैरिटी वैल्यू भी कहा जाता था। तो यहां पर किसके थ्रू डिसाइड किया जा रहा है? थ्रू द गोल्ड। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पे हमने एक्सचेंज रेट लिया, यहां पर एक्सचेंज रेट लिया और यहां पे हमने क्या ले लिया? क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी ले ली हमने? क्वांटिटी ले ली हमने डॉलर की। तो ये हमारा डिमांड हो गया, ये हमारा सप्लाई हो गया। यहां पे भी मैं डिमांड और सप्लाई लिख देता हूं, चलो। तो यहां पे क्या होगा? अच्छा, रेट अगर यहां है, एक्लेम के हिसाब से आए, पर गवर्नमेंट ने उसको नीचे डिसाइड किया। कहां डिसाइड किया? R था, पर गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया? R1 नीचे डिसाइड किया। तो नीचे डिसाइड करने का मतलब क्या है? नीचे डिसाइड करने का मतलब क्या है? कि रुपी स्ट्रांग हो गया, अब हमें 40 रुपए देने पड़ेंगे $1 के लिए। तो अगर वो नीचे डिसाइड किया है तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा? एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड का मतलब रेट ऊपर जा सकता है, पर गवर्नमेंट रेट ऊपर जाने नहीं देगी। जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा वो सप्लाई बढ़ा देगा, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उसकी सप्लाई बढ़ा देगा ताकि उसका रेट वहीं पर मेंटेन रहे। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो भी मिंट पैरिटी वैल्यू के ऊपर ही बेस है, ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के ऊपर ही बेस है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले वर्ल्ड की सारी करेंसीज को डॉलर के साथ कंपेयर किया जाता है, रिलेट किया जाता है, और उसके बाद डॉलर को गोल्ड के साथ किया जाता है। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन गोल्ड, ये भी गोल्ड के ऊपर ही बेस था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर यहां पे रेट कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। और यहां पे कौन डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस। दूसरा, यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने पड़ते हैं काफी सारे, उसको मेंटेन करने के लिए। और यहां पर जरूरत नहीं है, यहां केवल तब जरूरत पड़ सकती है जब मैनेज फ्लोटिंग हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये इनका डिफरेंस है। हाँ, इन दोनों का ये डिफरेंस है। तो यहां पे कौन रोल प्ले करेगा? गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। यहां पे कौन रोल प्ले करेगा? डिमांड एंड सप्लाई।
क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। क्या? मैनेज फ्लोटिंग जो होता है इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि वैसे तो जो रेट डिटरमाइन होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही होगा, वैसे तो रेट डिटरमाइन जो होगा वो डिमांड एंड सप्लाई से होगा, बट अगर एक परमिसेबल लिमिट के अंदर वो ट्रेड कर रहा है तो अगर वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है अगर वो उसको तोड़ता है ऊपर या नीचे की तरफ, तो वहां पर जो कंट्री का जो सबसे बड़ा बैंक है वो इंटरवीन करता है। इंटरवीन का मतलब इंटरप्ट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग। जैसे इंडिया के अंदर मैनेज फ्लोटिंग रिजीम चलता है, तो यहां पर एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा डॉलर अगर भागेगा तो वहां पे आरबीआई इंटरवीन कर सकता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि अचानक डॉलर बहुत तेजी से एबनॉर्मली फ्लक्चुएट करके ऊपर चला गया, तो उसको रोकने के लिए सेलर बन जाएगा, आरबीआई सेल करेगा ताकि उसका रेट नीचे आए, और अगर एबनॉर्मली नीचे आ जाता है तो उसको बाय करेगा ताकि उसका रेट ऊपर आ जाए, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखिए मेरिट क्या है? पहली बात तो यहां मार्केट स्टेबल ज्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि यहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं आती। दूसरा, यहां इंटरनेशनल ट्रेड ग्रो कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो ट्रेडर है उसको इतनी चिंता नहीं है कि उसका एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा अप या डाउन होगा। दूसरा, आप लंबे टाइम की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज डिसाइड कर सकते हैं, और इससे इन्फ्लेशन भी रुकेगा। आपने कहा सर इन्फ्लेशन क्यों रुकेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन इसलिए गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा प्रेशर के साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ जो चीजों के रेट बढ़ गए तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कम होने से हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है घट जाएंगे, और उनको फिक्स रेट को मेंटेन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए, फॉरेन से एसेंशियल आइटम्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो वो कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन ना आए। अब आपने कहा कुछ नुकसान भी होंगे इसके, हैं। पहला जो है, जो इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड हुआ, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ये जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम रेट हो सकता है रेट यहां ऊपर गवर्नमेंट ऊपर डिसाइड कर रही है, हो सकता है रेट यहां है पर गवर्नमेंट उसका रेट नीचे डिसाइड कर रही है, तो जो रेट है वो इक्विलिब्रियम रेट नहीं है। दूसरा, इससे वेंचर कैपिटल डिस्करेज होती है। कुछ लोग जो रिस्क कैपिटल में पैसा लगाना चाहते हैं, कुछ लोग फॉरेक्स मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इससे जो फॉरेक्स मार्केट जो अदरवाइज एज ए कमोडिटी ट्रेड होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एज ए कमोडिटी ट्रेड होता है, वो कमोडिटी ट्रेड नहीं हो पाएगा, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, उसका फॉरेक्स मार्केट का साइज भी स्मॉल रहेगा। अब जो इसके फ्लेक्सिबल के मेरिट डीमेरिट है वो रिवर्स हो जाएंगे। ये तो किसके थे मेरिट डीमेरिट? फिक्स के। फ्लेक्सिबल में इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे यहां पे मार्केट स्टेबल रहती है, यहां स्टेबल नहीं रहेगी। यहां ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, यहां ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाएगा। यहां पॉलिसी स्टेबल है, यहां पॉलिसी स्टेबल नहीं रह पाएंगी। यहां से आ जाइए, यहां पे अब जो रेट डिसाइड होगा वो इक्विलिब्रियम रेट होगा। यहां वेंचर कैपिटल एनकरेज होगी, यहां फॉरेक्स मार्केट काफी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? रिवर्स हो गया। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। अब आप सोचिए, आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करते क्यों हैं? अगर आपको फॉरेन से कुछ खरीदना है, अगर आपको फॉरेन से कुछ इंपोर्ट करना है तो आप बाय करोगे। क्या करोगे? हाँ, तो आपको क्यों डिमांड करनी है फॉरेन करेंसी की? अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको अगर वहां पे क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, तो ये आपके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, आप रेफर कीजिए, अपनी बुक को देखिए। अगर आपको इंटरनेशनल लोन रीपे करने हैं तो आपको क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना है तो यू नीड फॉरेन करेंसी। अगर आपको फॉरेन से इंपोर्ट करना है तो यू नीड फॉरेन करेंसी। अगर आपको फॉरेन से डायरेक्ट कुछ खरीदना है या आपको ग्रांट या डोनेशंस देनी है, लेनी नहीं, देनी है, तो अगेन रुपये में नहीं देंगे, आप डॉलर में देंगे। दूसरा, अगर आपने फॉरेन के लोगों की कुछ सर्विसेज को हायर किया है तो उसको उनकी फैक्टर्स को हायर किया है, तो यू हैव टू मेक पेमेंट, फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी अगेन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। और अगर आपको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करनी है, अगर वहां पे आपकी उनकी शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो अगेन यू नीड डॉलर्स, तो फॉर दैट यू विल डिमांड फॉर डॉलर। बट फिर डॉलर आएगा कहां से? अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट करोगे तो आएगा, अगर वो हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं एफडीआई तो आएगा, अगर वो हमारे यहाँ की शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं एफआईआई तो आएगा, ठीक है। अगर हम लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मार्केट से, तो भी आएगा। अगर ग्रांट्स या डोनेशंस हमको मिलती हैं फॉरेन से तो आएगा। अगर हमारे फैक्टर्स फॉरेन से कुछ कमा के लाते हैं तो भी आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई साइड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। और लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर द फॉरेन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर ट्रेडेड, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके तीन फंक्शन है। पहला एक क्रेडिट फंक्शन है,
क्या है, एक क्रेडिट फंक्शन है, एक ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है कि जो परचेजिंग पावर है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होती रहती है। दूसरा क्रेडिट फंक्शन है कि मतलब यहां पर आप उधार ले सकते हैं, क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हेजिंग फंक्शन, हेजिंग फंक्शन का मतलब है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप फॉरवर्ड स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन में एंट्री लेते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का मतलब होता है रिस्क को मिनिमाइज करना या रिस्क को स्टॉप करना। ये इसके फंक्शंस हैं। अब इसके अगर हम बात करते हैं इसके ऑपरेशंस की, तो ये दो तरीके से ऑपरेट करती है, तो स्पॉट मार्केट या फिर फॉरवर्ड मार्केट। आपने कहा सर स्पॉट मार्केट क्या होती है? स्पॉट मार्केट होती है जब जो करंट रेट है उस पे फॉरेन करेंसी को बाय या सेल किया जाए, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्पॉट मार्केट। और आपने कहा सर फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन आपने आज की पर उसकी सेटलमेंट और डिलीवरी फ्यूचर डेट पे होगी, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। और फॉरवर्ड मार्केट दो पर्पज मेन होते हैं, पहला रिस्क को मिनिमाइज करना, दूसरा स्पेकुलेटिव गेन करना। रिस्क को मिनिमाइज करना या फिर स्पेकुलेटिव गेन करना, तो इसको वायदा कारोबार भी बोलते हैं। ये शेयर मार्केट में भी चलता है और ये फॉरेक्स मार्केट में भी चलता है। अगर आप फॉरवर्ड डिलीवरी लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपने ट्रांजेक्शन आज कर दी और उसका जो डिलीवरी होगी या उसका जो सेटलमेंट होगा वो फ्यूचर डेट पर होगा। तो होपफुली मैंने आप लोगों से इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया कि भी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। मैंने डिस्कस किया इंपैक्ट क्या होगा अगर आपका डिमांड बढ़ जाए या डिमांड घट जाए, सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई घट जाए। मैंने डिस्कस किया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट था वो डीवैल्यूएशन था, क्या था, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। ये वाला क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन में क्या होगा, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इसमें रीवैल्यूएशन में एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसमें इंटेंशनली रूपी को स्ट्रॉन्ग किया गया है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है और फिक्स और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस क्या है। फिर मैंने डिस्कस किया मैनेज फ्लोटिंग क्या है, जिसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। फिर मैंने डिस्कस किया मेरिट और डीमेरिट फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के इसका उल्टा हो जाते हैं, इधर से इधर आ जाते हैं ये वाले, और जो मेरिट जो इसके मेरिट है वो यहाँ डीमेरिट हो जाते हैं। फिर मैंने बताया हम डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन करेंसी की, सप्लाई कहां से आएगी। फिर मैंने डिस्कस किया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो होपफुली मैंने इस पूरे चैप्टर को आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।